शंकराचार्य विवाद यूपी की सियासत में बड़ी तकरार। सतवा महाराज हाथी लेके घुस गए मेले में तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये पालकी से चले गए तो आप इनको नहाने के लिए रोक दिए, गलत है ना। योगी वर्सेस शंकराचार्य की लड़ाई सनातन से जाति पर आई। तो जो अपने समाज की बात नहीं कर सकता तो तुम क्या दूसरे समाज की बात करोगे? जो अपने घर को सही नहीं कर सकता है वो दूसरे का घर क्या सही करेगा? यूपी में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, क्या विपक्ष फैला रहा है झूठ। अगर किसी का अपहरण हो रहा है तो पुलिस प्रशासन या शासन में जो बैठा, राजा जो बैठा, उसी की तो जिम्मेदारी है कि जनता कहाँ जाएगी, जनता ढूंढने जाएगी। कुर्सी का चक्कर बीजेपी की, बीजेपी से ही टक्कर। मालिक चले जाओ, देश से तुमको खतरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। उत्तर प्रदेश में बटुक ब्राह्मणों के साथ हुई कथित बस सलूकी ने राज्य की सियासत में उबाल ला दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष से ब्राह्मणों की अस्मिता से जोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर ही मंत्री और नेता अलग अलग सुर अलापते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की लड़ाई देखने को मिलेगी? क्या उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के इंजन में टकराव देखने को मिल रहा है? क्या ये टकराव जो है समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए फायदेमंद साबित होगी? सवाल कई सारे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है 2027 में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? पत्रकार महोदया, जो दिखाई दे रहा है तो ब्राह्मण वर्सेस जो है क्षत्रिय और ठाकुर की लड़ाई तो दिखाई ही दे रही है, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों के साथ उनकी शिखा घसीट कर मारा गया, सनातन धर्म का अपमान हुआ और उन बटकों के साथ जो है अपमानित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। बटुक करा रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कोई सुनवाई नहीं की और वहाँ के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। आज ब्रजेश पाठक जी 101 कह रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर। का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुण्य क्या पछतानी। आज कह रहे हैं ना 1-1.5 महीना हो गया, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो 101 बटकों के ऊपर जो है फूल की वर्षा करा रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं, अब मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। जो मारे गए, जो प्रताड़ित किए गए, जिनके ऊपर लाठी डंडा से पिटाई हुआ, जो लोग रौंदे गए शंकराचार्य के बटुक, उनको मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। चोट जो खाया उसको मलहम नहीं लगा रहे हैं, किसी और को मलहम लगा रहे हैं जो चोट भी नहीं खाया है, जिसको खरोच भी नहीं है, उसको मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे देर से है दुरुस्त है, वो योगी के पाप को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं ना कि पाप को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने से क्या पाप मिट जाता है? आप ये बताइए ब्रजेश पाठक जी कभी गए प्रयागराज या अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के यहाँ और उनके बटकों के यहाँ कि गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस ने आप लोगों को प्रताड़ित किया, अपमानित किया, आप लोगों की शिखा उखाड़ी, घसीटा, मारा पीटा, तो ये मैं क्षमा मांगता हूँ। शिखा उखाड़ने पर उन्होंने कहा है कि ये बड़ा अपमान है, ये बहुत बड़ा पाप है। ब्रजेश पाठक ने कहा है। केवल कह रहे हैं ना ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी कि महापाप है, और तो महापाप है तो जिनके सरकार में ये महापाप हुआ है क्या वो आके माफी मांगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और सनातन धर्म के जानकार भी हैं, कभी माफी मांगे? और स्वयं ब्रजेश पाठक जी जाके शंकराचार्य जी से माफी मांगे? नहीं माफी मांगे। तो ये दिखावा करना बंद करें, भावनात्मक को आत्मा से देखें कि किनको पीटा गया, किन लोगों को लाठी डंडों से पिटवाया गया, शिखा उखाड़ी गई, उनके चोट पे मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, मलहम दूसरे को लगाने का काम कर रहे हैं। क्या उनका चोट ठीक हो जाएगी? आप बताइए। ये ब्रजेश पाठक जी एक तरह का दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अब जनता समझ गई है कि ब्रजेश पाठक ने जो आज बटुक ब्राह्मणों को अपने आवाज से बुलाकर उनका सम्मान किया है, ये क्या सिर्फ एक दिखावा है, सियासी चाल है? ब्रजेश पाठक जो है अटल जी के समय के हैं, वो अलग थोड़ा नेता है, वो बहुत अच्छे नेता हैं। अगर वो बुलाए होंगे तो अपने लिए बुलाए होंगे, उनको ये पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं, वो अच्छे हैं नेता हैं। मेरा मानना है कि वो नेता अच्छा है, पर ये इनको शंकराचार्य से माफ़ी मांगना चाहिए और गुनी बटकों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका ये अपमान किए हैं। ब्राह्मण बटकों का अपमान करोगे तो पाप लगेगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य की आप बेइज्जती अनादर कर रहे हो, कितनी गंदी बात है।
उनको माफ़ी मांग ले अगर योगी जी तो ख़त्म हो जाएगा, वरना ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अब 600-800 साल पुराना मंदिर तोड़, जिनका वर्णन पुराणों में लिखा है, उसी के बारे में शंकराचार्य बोल दिए तो आप गुस्सा हो गए। सतवा महाराज हाथी लेके घुस गए मेले में तो कुछ नहीं हुआ, अगर ये पालकी से चले गए तो आप इनको नहाने के लिए रोक दिए, गलत है ना। आपके हिसाब से जो ब्राह्मण को ये टारगेट बनाए हुए हैं। देखिए अभी सब लोग ने किया, ठाकुरों ने किया, मौर्य ने किया, किसी को नहीं बुलाया, ब्राह्मणों को बुला के डांट लगा रहे हैं कि तुमने क्यों कर दिया, ये गलत है ना। यूसीजी में आप बताइए, सब बच्चे लोगों को आपस में लड़ा है। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं यूसीजी सही है, अरे उसमें बच्चे लड़ रहे हैं सब आपस में, कहाँ से यूसीजी सही है? आपके हिसाब से यूजीसी बिल्कुल गलत कानून है? बिल्कुल, मेरे मानना कानून ऑलरेडी पहले था, उसमें आपने ओबीसी को डालना ही नहीं चाहिए था आपको, आप डाल के आग लगा दी हो। देखिए ये क्या किए, पटेल से पटेल को, गैर पटेल को लड़ाएं, उसके बाद ये जाट से नॉन जाट को हरियाणा में लड़ाएं, यहाँ पर महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्र को लड़ाएं, हिंदू मुसलमान को लड़ाएं, और यहाँ अब जाके ब्राह्मणों और दलितों और सामान्य वर्ग से लड़ा रहे हैं, गलत है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जान रहे हैं इनका 10% वोट है, 90% वोट इनके खिलाफ है, तो वोट के चक्कर आपको 90% चाहिए, पर ये नहीं सोच रहे अगर ये 10% और मुस्लिम 19% और दलित 24% मिल जाएगा तो 70 साल के लिए फिर आप बाहर हो जाएंगे। ये आप नहीं समझ रहे हैं, और ब्राह्मण भी ये समझ रहा है, मुस्लिम और दलित भी समझ रहा है, एक गठबंधन बन रहा है इनको। ये अभी देखते रहें कि क्या होगा, पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत। आपके हिसाब से क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है जाति के नाम पर चुनाव देखने को मिलेगा, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो स्थितियां इस प्रदेश की हो गई हैं, इस प्रदेश के नेताओं ने, सारी पार्टियों के नेताओं ने ला के जो स्थितियां खड़ी कर दी, अब तो यही कर दिया कि आपसी संघर्ष, जाति संघर्ष करा दिया है इन लोगों ने। और जिस तरह यूजीसी का मामला आ करके और उस पर कोई समाज कोई भी पार्टी यूजीसी वाले मामले पे बोलना नहीं चाहती है। सवर्ण समाज के साथ कोई भी पार्टी, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, इनके कोई किसी के नेताओं का कोई वक्तव्य नहीं निकल रहा। एक थोड़ा बहन जी ने थोड़ा उस पर डैमेज कंट्रोल करने का काम किया बसपा सरकार ने, बसपा की बहन मायावती जी ने, उन्होंने कहा कि कम से कम नहीं, ये इसका न्याय संगत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। और वही मांग श्रवण समाज की रही है कि भाई ठीक है, अगर ठीक है, बच्चा कॉलेज में तो नहीं बांटना चाहिए था ना तुमको, और इन्होंने कॉलेज में जाकर के बच्चों को बांट दिया। ये तो इतनी घिनौनी राजनीति। बीजेपी में अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो है टकराव देखने को मिल रहा है, डिप्टी सीएम अलग कुछ बोल रहे हैं और सीएम कुछ अलग बोल रहे हैं। क्या ये टकराव 27 के चुनाव में जो है इनके लिए फायदेमंद होगी या हानिकारक होगी? देखो, डिप्टी सीएम अमित शाह जी के कहने पे चल रहे हैं, क्योंकि ये टकराव तो देश का, प्रदेश का चल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी में। योगी जी को योगी जी को कंट्रोल वो कम करने के लिए ब्रजेश पाठक जी को आगे किया गया। आज 1 महीना हो गया, आप कहाँ रहे? उनसे सवाल पूछा जाता है यूजीसी पे, तुम बताते हो दूसरी जगह, पूछा जाता है दक्षिण की बात, तुम बता रहे हो पश्चिम की बात। तुम खुद नहीं करना चाहे, तुम ये सोच रहे हो कि हम मुख्यमंत्री पद हमको मिल जाएगा केंद्र से अगर वो अमित शाह, तो ये तुम गलत फहमी पाल रखी हो। तुमने अपने समाज की ही बात नहीं की है। जब जो अपने समाज की बात नहीं कर सकता तो तुम क्या दूसरे समाज की बात करोगे? जो अपने घर को सही नहीं कर सकता है वो दूसरे का घर क्या सही करेगा? आपके हिसाब से क्या लगता है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को राय मशवरे दे रहे हैं, इसीलिए यूजीसी कानून आया, अविमुक्तेश्वरानंद पर वो दोनों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत का मामला है और ये कोई समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय है, क्या आपस में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन जनता ने चुनकर भेजा है कि आप सरकार ही आपस में लड़ी जा रही है, डिप्टी सीएम दोनों आप अलग नजर आ रहे हैं। ना, ऐसा कोई नहीं है। अब यह है आपसे तो मतभेद पर लड़ाई जिसके यहाँ परिवार होगा उसी को यहाँ तो लड़ाई होगी, और जब अतले से तो विपक्ष में बैठे तो उनके यहाँ क्या लड़ाई होगी? तो कहने का हमारा मतलब है नुकसान तो जनता को भरना पड़ेगा ना, कि अगर सरकार ही सहमत नहीं है, आपस में मिल ही नहीं है, तो जनता ही भरपाई करेगी ना इसकी। अब आपसी मामला माननीय भारतीय जनता पार्टी का है, तो इसमें हम कुछ कटाक्ष नहीं कर सकते। आपके हिसाब से क्या लगता है कि यूपी की सरकार जो है वो अमित शाह के हाथ में, दोनों डिप्टी सीएम की कमान जो है अमित शाह के हाथ में? देखिए, पता नहीं कौन सी कमान किसके हाथ में है, या आपस में ही इनमें 36 का आंकड़ा है। प्रधानमंत्री की अमित शाह से नहीं बनती। अमित शाह कभी योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते, और ये बटुक कटुक लेके और ये जो बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म
पंडित धर्म का अपमान हो रहा है, उनकी चुटैया खींची जा रही है उस तरीके का। मगर ये जो इनका जो ड्रामेबाजी है ना, ये कुछ अब भयभीत कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके बीच में आपसी में कैसी है रंजिश। अभी देखे एक ठाकुर और एक पंडित में भी लड़ाई हो गई, तो अब कहीं ना कहीं जो इन्होंने बीज बोया था आज वही एक काटेंगे। और मुझको लगता है कि देश में माहौल अब खराब होगा और 2027 से चुनाव, पहले 26 में 5 राज्यों में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये नफरत के एजेंडे में आने वाली सरकार है, किस तरीके से क्या करेगी ये तो बता। आने वाले समय में और भी चीजें भड़काऊ हो सकती हैं, जाति पर जो है अधिक टिप्पणी करना सरकार के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। बिल्कुल डेफिनेटली। अभी इसे इन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो बात करनी नहीं। इन्होंने बटोगे कटोगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो घुसपैठिए घुस जाएंगे। इसी के इर्द गिर्द अगर आप मुद्दों की बात करो तो ये मुद्दों से कोसों दूर हैं। तो ये इनका तो चरित्र में ये हो गया है कि पहले तो ये हिंदू मुस्लिम कराते कराते थक गए, अब ये स्वर्ण समाज से दलित और ओबीसी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी पार्टी में इतना असमंजस की स्थिति बनती जा रही है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक ये जो आपसी तालमेल है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर से खत्म हो नजर आ रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है अमित शाह पूरी सरकार चला रहे हैं? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो है योगी के बयान से बिल्कुल इतर नजर आते हैं। अब इस विषय में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। बटुक ब्राह्मणों के साथ जो बदसलूकी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ब्राह्मणों का अपमान करने का तो प्रयास हो ही रहा है, मगर ब्राह्मण हारेगा नहीं, कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हार सकता वो। ऐसा क्यों लगता है आपको? हमको ये लगता है कि वो उनका जो भाव रहता है, सर्वे भवन सुखना सर्वेश्वर निरामया, उसका ये भाव है। वो हृदय से सबका सम्मान करता। हम लोगों ने शिक्षा दी है, अयम निजा परवेत गणना लगते सामुदार चरिता नाम बधाय कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ऐसा निम्न स्तर के लोग सोचते हैं। जो उदार चरित्र वाले हैं वो समस्त पृथ्वी को अपना परिवार ही मानते हैं, वो अपना परिवार मानते हैं। ये हम लोगों की सोच है। लेकिन योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य से ही प्रमाण मांग रहे हैं शंकराचार्य होने का। देखिए ऐसा है, वो हमारे देश के भाई प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको शिकायतें मिली होंगी तो मांग रहे हैं भाई। अब इसमें कोई पक्षपात नहीं, वो प्रमाणित कर दें अपना, क्या है इसमें, क्या है। वो तो कह रहे हैं कि अब 10 तारीख को सभी संत एकजुट हो जाएं, जो सीएम के पक्ष में हो सीएम के पक्ष में चले जाएं और जो सीएम के खिलाफ हो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि ना गौ रक्षा की जा रही है, ना गौ को दर्जा दिया जा रहा है राष्ट्र का। देखिए ऐसा है, वो भी प्रयास करते हैं चीफ मिनिस्टर। जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं थी, गायें इधर उधर मारे, आप धीरे धीरे करके कंट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गुरुदेव, वो कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो अपने मठ में बैठ करके बता रहे हैं। आए गांव में देखें कि स्थिति क्या है, कभी गांव पहुंचते हैं बताइए। ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े, तो ये कभी गांव गए हैं कि देखा है कभी उनकी गायें क्या कर रही हैं? तो व्यवस्था तो योगी जी कर रहे हैं। गांव में हर गांव में बनाया है गौशाला, उनका चारे की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, लोगों को नियुक्त किया है। तो इतनी सरकारें आई, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसमें सुधार तो वही कर रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं महाराज जी, कहाँ कर रहे हैं बताइए महाराज जी। लेकिन वो तो संतुष्ट नहीं है ना, कह रहे कि अभी जैसे बातें करती है बीजेपी सरकार। देखिए ऐसा है, अब बहुत लोग योगी जी, अच्छा आप बताइए योगी जी का अपना स्वार्थ क्या है? ना परिवार है, न घर है, न कोई कलंक है उन पे। देखिए सत्यता है, आज तक कोई कलंक आप लोगों ने लगाया है अभी? बताइए योगी जी पर। सत्य को सत्य मानिए, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। अब मुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा है कि योगी होकर वेतन भोगी हैं वो, तो ये कैसे योगी और संत है? देखिए अभी भाई साहब को भी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा आपने अपना पक्ष रखा, और रह गया सनातन की बात। तो कह रहे थे कि साहब वो जोगी जी प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। सनातन कोई मठ नहीं है जिसका प्रमाण पत्र होता है।
चूंकि सनातन का जो धर्मगुरु होता है वो भोले शिव को प्रेजेंट करता है। आज सनातन हमारी सबसे पुरानी परंपरा और पुराना धर्म है। सनातन जो है जड़ है धर्मों का, उसके डाल तमाम तरह से हो सकते हैं, कोई टेढ़ा कोई सीधा, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो जोगी सनातन को हथियार बनाकर भारत की विधा में जो भारतीय संस्कृत रूपी सीता थी, उसका जो लोकतंत्र का जो आपने हरण किया, अगर सनातन पर आप रहते तो सनातन अमल की चीज है। सनातन की परिभाषा कम लोग बताएंगे। सनातन मन कर्म वचन है। इनके पास न मन है, न कर्म है, न वचन है। अब रह गया सवाल कि सनातन को मैं हथियार बना करके किसी पर जुर्म और अत्याचार का साधन बन सकते हैं, किसी धर्म को डैमेज कर सकते हैं, किसी परंपरा को रगड़ सकते हैं, लेकिन मैं सनातन का शंकराचार्य नहीं बन सकता। शंकराचार्य तो जो प्रेजेंट करता है वही शंकराचार्य होगा। लेकिन एक भारत में परंपरा है, बन चुकी है, हम चले जाते हैं आद काल में। आज हम अपना पक्ष नहीं रख पाते, अपना जवाबदेही नहीं पूरा कर पाते, लेकिन हम चले जाते हैं किस पर? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो अपने पूरे कालखंड में अच्छाई के साथ बुराई का लिस्ट हम तैयार कर लेते हैं कि राम ने गलती कहाँ कहाँ की। अरे राम की उपलब्धि भी तो एक आध बार बाँच लो कि उनकी उपलब्धि क्या थी। उन्होंने समाज के सृजन के लिए, समाज का मार्गदर्शन के लिए, समाज की व्यवस्था का निर्माण के लिए उनका तप तपस्या सब कुछ था। लेकिन हम राम पर भी आलोचना निकाल लेते हैं, राम को भी विवाद के घेरे में ले लेते हैं। आज जो दल सनातन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सौदा करने के लिए कटिबद्ध है। कौन कर रहा है सौदा? सरकार, बीजेपी सरकार। बिल्कुल। इसके बाद अगर राम को निकाल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई इसका व्यक्तिगत कोई तप हो, तपस्या हो, बलिदान हो, राष्ट्र के निर्माण में कोई भूमिका हो, राष्ट्र के निर्माण में पहचान हो, राष्ट्र के निर्माण में इनका पारदर्शक हो, राष्ट्र के निर्माण में इनकी शहादत हो, राष्ट्र के निर्माण में ये तन्हाई झेले हो, राष्ट्र के निर्माण में ये जल गए हो, तो इनके पास कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये सब काम कांग्रेस की जमाना में हुआ है। टोटल कितना भ्रष्टाचार, कितना लूट घसोट ये सनातनी के नाम बेचने वाले कांग्रेस के लोग करते हैं। भाजपा अपनी जगह पर अच्छी काम कर रही है। कितना भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही अंतर्कलह देखने को मिले। डिप्टी सीएम कुछ और बयान दे रहे हैं अवमित्रेश्वरानंद को लेकर, योगी कुछ और बयान दे रहे हैं। वो तो समय पर आने में सब ठीक हो जाएगा। सब टोटल कांग्रेस ये तो फूट दिखा रही है ना बीजेपी के अंदर। 27 में चुनाव, उससे पहले फूट दिखा रही है, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की कला दिखा रही, लड़ाई दिखाई दे रही है। नहीं, वो हम लोग सब एक हो जाएंगे। ये मानकर चलिए आप, हम लोग भी छात्र नेता हैं, प्योर भाजपा हैं कि कम से कम 300 सीट से ऊपर बीजेपी जाएगी। सपा 3 जन, भाजपा 2 जन, अरे बहुजन 2 जन और कांग्रेस साफ। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी? क्योंकि यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्णों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। जहां सवर्ण नाराज होते हुए बीजेपी की सरकार जाती है। सारी समस्याएं जो है देश के वयोवृद्ध नेता माननीय रक्षा मंत्री जी कर देंगे। सारी समस्या, ओबीसी भी खुश हो जाएंगे, सामान्य भी खुश हो जाएंगे। इन लोगों की नैया सब कांग्रेस सपा बहुजन की नैया एकदम जन्मों जन्मात के लिए खत्म कर देना है बस। आपके हिसाब से क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम की जो कमान है वो क्या अमित शाह चला रहे हैं? नहीं, मोदी चला रहे हैं। योगी जी को बदलने की क्या तैयारी चल रही है? इस बार ब्रजेश पटेल योगी जी रहेंगे। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते कि योगी बनेंगे? योगी रहेंगे, मोदी जी फिर आएंगे, फिर मोदी जी आएंगे। इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप? पक्का वादा मेरा। क्यों कह रहे? इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं आप? कुछ तो रीजन होगा आपके पास। कोई रीजन नहीं है, मैंने पक्का आना, सब वोट देंगे,
ये सब वो लोग वोट देंगे। जब सरकार ने विकास के लिए काम किया होगा तभी तो लोग जाएंगे ना। अगर सरकार से नाराजगी तो वोट क्यों मिलेगा, क्यों सरकार बनवाएंगे? सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब आ सब जाएंगे। पैसा खा के आ जाएंगे, पैसा खा के आ जाए, पैसा 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 वोट ताकत पैसे में, पैसे की पैसा वोट ताकत है। ताकत है। सब बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी आने वाली आ गई, वो जीत गई है, बीजेपी जीत गई है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जीत गई है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पैसे की ताकत से बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। मैडम ये ऐसा कुछ नहीं, पैसे की ताकत नहीं है। बीजेपी अपने काम की ताकत पे फिर कई साल आएगी, एक बार नहीं कई साल आएगी। वो अपना काम के बिहार पे सारे काम चीज़ें कर रही हैं और सब कुछ अच्छा होगा। बीजेपी कई बार जीतेगी। आज हमारी सरकार जो मुख्यमंत्री सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, हर जगह क्राइम ख़त्म हो रहा है। आप देखिए कहीं पे जब सपा सरकार दी हर जगह दंगा, हर महीने दंगा, इस शहर में उस शहर में हर जगह दंगा हो रहा था। अब कहीं पे हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रयागराज में हुआ है माघ मेले के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के साथ, उस पर जो विपक्ष घेरते हुए सरकार को नजर आई है और डिप्टी सीएम भी शंकराचार्य के समर्थन में उतर रहा है, कि दोनों में बीजेपी के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है। मैडम धर्म के साथ तो मान लीजिए वो आड़ में कुछ भी कर सकते हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर धर्म से जुड़े हुए हैं, वो एक संत हैं, क्या हैं हमें नहीं जानते, लेकिन अब जुड़े हैं तो वहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ भी एक संत है, तो वो वेतन भोगी है, वो भी दूसरी सरकार का। अब जान लीजिए कि जब राम भगवान का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तो समाज सुधारने के लिए ना, वैसे हमारे योगी जी भी हैं जो कि इस कलयुग में जन्म लिए हैं, तो यहाँ के समाज को सुधारने के लिए। तो वो वेतन भोगी अब क्या है, उसे आप देखिए कैसे वेतन भोगी बताइए। वो सीएम के पद पर तैनात है, वो वेतन भोगी हुआ। वो कह रहे हैं कि धर्म की शपथ लेने के बाद किसी दूसरी की शपथ नहीं ले। वो एक पद की गरिमा है, उनको वेतन मिलना है। अगर उनको उनके जेब में 10 रुपए नहीं रहते फिर भी काम करते हैं, उनको कोई परिवार भी तो नहीं है। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ये तो विरोधी हैं जो ऐसा कहते हैं कि महाराज जी उस पे हैं, केवल समाज सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर जो फूट देखने को मिले, उसका फायदा क्या बाकी पार्टी जो है उनको देखने को मिलेगी? आपके हिसाब से क्या लगता है, जो दिल्ली से चली अंतरकलह की हवा लखनऊ तक पहुंच गई है, उसकी बू भी आने लगी क्योंकि डिप्टी सीएम योगी के खिलाफ हो गए हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है 27 में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत के खिलाफ लड़ाई जो देखने को मिलेगी? देखिए, ब्राह्मण समाज भाजपा को गुलाम थोड़ी है कि मतलब भाजपा को ही वोट देता रहेगा, वो भी स्वतंत्र है, ठीक है, एक पार्टी का गुलाम नहीं। अगर इतना बेइज्जत होने के बाद भी अगर ब्राह्मण समाज भाजपा को वोट देते हैं तो मैं तो कहूँगा मानसिक गुलामी ही रहेगा हमेशा। बेइज्जत कब हुआ? शंकराचार्य का अपमान हुआ कि नहीं हुआ इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में हुआ ना अपमान, और उनके चूड़ियाँ पकड़ खींची गई, उनके वोटों को। लेकिन आज बटुकों का भी तो सम्मान किया गया है। ब्रजेश पाठक ने अपने आवास बुलाया, 101 बटुकों का सम्मान किया है। वो कहाँ से पकड़ के लेकर आए थे बटुकों को? क्या वो बुटको को लेकर आए थे जिनका अपमान हुआ था? वो बुटको में शामिल थे। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने तो उनको आशीर्वाद दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही बनेंगे, ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक पहली बात एक पार्टी के नेता नहीं है, ठीक है, भाजपा में, कांग्रेस में, बसपा में जा चुके हैं और एक विधानसभा छोड़कर दूसरी विधानसभा से भी लड़ चुके हैं। कोई नेता नहीं है वो ब्राह्मणों के, समझ रहे हैं? ब्राह्मणों कोई ठेकेदार नहीं है। और एक बार मतलब 1.5 महीने से अब तक क्या सो रहे थे भांग खा के? वो अब तक भांग खा के सो रहे थे 1.5 महीने से, अब तक कहाँ थे? आज सम्मान कर रहे हैं ब्राह्मण समाज। तो आपके हिसाब से क्या लगता है अमित शाह कमान संभाले हुए डिप्टी सीएम की? अमित शाह के ही दम पे योगी जी भी हैं, ठीक है। अमित शाह जब चाहेगा तब हटा देंगे उनको, ठीक है। आरएसएस संगठन के जो भी है मोहन भागवत, यही तो दिखा रहा है बीजेपी के अंदर फूट की कला है, यही तो दिखा रहा है कि फूट पड़ रही है बीजेपी के अंदर। तो योगी जी अपनी पार्टी बना लेना, फिर बना ले अलग पार्टी, हटाते भाजपा को। अगर ब्राह्मण ठाकुर नाराज ही हैं, बना ले अपनी पार्टी, लड़ ले, दिखा दे फिर अपनी पार्टी बना के। राजपूत से तो योगी जी आते हैं। हाँ तो बना तो ले, मैं तो कह रहा हूँ कड़ी सेना वाले भी तो कह रहे हैं कि बना लो भैया पार्टी, एक छोड़ो भाजपा वाजपा को, बना लो ना पार्टी। क्यों नहीं बना रहे योगी जी पार्टी? किसी के मतलब वो भी तो किसी के दम मतलब किसी पे एहसान मंद नहीं है। मोदी जी योगी जी आए तो 2014 में, तभी उनके एहसान मंद चाहिए ना, ठीक है। औकात हो मोदी योगी की तो अलग पार्टी बना ले। अटल जी की बनाए हुए तो मोदी जी बैठे हैं, तो जो केंद्र में बैठता है वही मतलब उत्तर प्रदेश में। अगर ये बताइए पहले केंद्र में बनी सरकार की, पहले मोदी योगी की बनी, पहले केंद्र में बनी ना, तभी योगी जी आए ना। किसी के एहसानमंद है वो भी है। ये कह रहे हैं कि अमित शाह अगर सर हटा ले योगी जी से तो हट जाएंगे, ठीक है। आप ये जरा पूछिए कि एक बार लिस्ट गई थी वहाँ पे जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, लिस्ट गई थी ना,
इनके हिसाब से नहीं मिला तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आई लोकसभा में भाजपा की। योगी जी अगर हटा देंगे तो कभी भाजपा नास्तो नाबूद हो जाएगी। ये जो ठाकुर ब्राह्मण ये कर रहे हैं, ये राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। ठाकुर ब्राह्मण हमेशा एक रहे हैं और एक रहेंगे, एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए मैडम, ऐसा है, ये ठाकुर ब्राह्मण तो एक थे ही और एक रहेंगे, सदा रहते चले आए हैं। कोई ठाकुर का विरोध नहीं हो रहा है और योगी जी का हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट अभी देख रहे होंगे कुछ विगत समय में कि कुछ मुद्दे ऐसे उठे जो कि बहुत गलत मुद्दे थे। उसमें स्वर्ण समाज को बहुत ही हानि होती, इसलिए हम लोग उसका विरोध था। लेकिन जो विपक्ष जो है वो मुद्दाहीन है, वो चाहती है कि ब्राह्मण ठाकुर आपस में लड़ें। ऐसा कोई बात नहीं है, ब्राह्मण ठाकुर कभी लड़ने वाला नहीं है। और आने वाले समय में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूजीसी की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए विरोध सरकार का है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है सरकार का कि वो ठाकुर है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग ठाकुर का शुरू से इज्जत करते हैं, ठाकुर हम लोग इज्जत करते आ रहे हैं। लोग जो है ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन हो चुका है। इसलिए वो चाह रहा है कि ब्राह्मण ठाकुर आपस में लड़ें और जो है जो फूट वोटों का फूट करें। आपके हिसाब से क्या लगता है जो फूट बीजेपी में देखने को मिल रही है, सपा बसपा के लिए फायदेमंद साबित होगी? देखिए, बसपा का तो कहीं पे नाम नहीं है, रह गई समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी एक फूट डालने का काम कर रही है इस उत्तर प्रदेश में। और रही शंकराचार्य की बात, शंकराचार्य वो पद होता है, वो गरिमा होती है जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो। और शंकराचार्य को तो राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि शंकराचार्य को राजनीति में नहीं आना चाहिए। और अगर वो राजनीति में, अगर वो मठ के महंत को भी राजनीति में नहीं आना, हाँ, अगर वो राजनीति में आए हैं, देखिए, अगर वो राजनीति में आए हैं तो वो किसी पार्टी के दल के हैं, ये भी समझ लिया। और मैं खुलकर कहता हूँ वो कांग्रेस के हैं शंकराचार्य, इसलिए वो आए। और देखिए, ब्राह्मण और ठाकुरों ने हमेशा ब्राह्मण का सम्मान किया है, आज भी कर रहे हैं। और ब्राह्मण के पास और कोई चारा नहीं है कि वो किसी और पार्टी में जाए, कोई चारा नहीं। समाजवादी में और ब्राह्मण लौट करके फिर भारतीय जनता पार्टी में आएगा और 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। चलिए, ख्वाब मत देखिए, शाम हो गई है। सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, ठीक। मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से IAS का छात्र हूँ, MA का। क्यों अगर भाजपा की सरकार 7 बार बनी उत्तर प्रदेश में, कभी तक उन्होंने ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब एक शंकराचार्य ये बोले ना कि अभी शंकराचार्य राजनीति नहीं कर सकता है, तो मठ का महंत कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है? बताइए भाई साहब, मठ का महंत कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है? और अगर योगी आदित्यनाथ जी को अपने हैसियत का अंदाजा लगाना हो ना, तो उत्तर प्रदेश में छात्र चुनाव बहाल कर दें, उनको पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में हैं। बिल्कुल, बताइए। उत्तर प्रदेश में जो सियासत देखने को मिल रही है अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, इसको सपा को फायदा हो सकता है, बीजेपी को? सपा और भाजपा के फायदे की बात ही छोड़ दीजिए। आप जो एक स्वयं मठ का मठाधीश रहा हो, मठाधीश समझ रहे हैं? मठाधीश और माफिया में कितना अंतर, वो इनका काम है निकालना, हमारा काम नहीं है कि माफिया और मठाधीश में कितना अंतर है। वो स्वयं शंकराचार्य पे आरोप लगा रहे हैं कि शंकराचार्य पे अभी देखिए आप अनर्गल आरोप लगवाए हैं। सरकारें आती रही तो प्रमाण मांगा कि आप योगी होने का प्रमाण दीजिए, वो तो कहीं दे ही नहीं पाएंगे। जो स्वयं अपने मुकदमे हटवाया हो, ऐसा पहला मुख्यमंत्री जो अपने मुकदमे हटवाया हो, जिसमें 376 के मुकदमे रहे हों, जिसमें पोटा के मुकदमे रहे हों। और तो अंधभक्तों के लिए हमेशा देवता ही रहेंगे, हमेशा दंगा भड़काने के मुकदमे रहे हों। वो कह रहे हैं कि दंगा भड़काने के मुकदमे योगी आदित्यनाथ पर है। बिल्कुल गलत बात है, गलत जो है लिखित लगा रहे हैं। पहली बात सुनिए, जो वो मठ के हम आजमगढ़ के रहने वाले, हमारा उस समय बचपना था। 2003 में भी उनके ऊपर हमला हुआ था, 2007 में भी उनके ऊपर हमला हुआ था। और जिस तरह ये विधानसभा में रह के और 7 साल 8 साल से खाली ये उत्तर प्रदेश में लड़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू खतरे में था, फिर कहे कि मुस्लिम खतरे में था, अब ये हिंदू को लड़ा रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हमको विपक्ष के महिलाओं नेताओं से खतरा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मालिक चले जाओ, देश से तुमको खतरा है। एक नंबर के ही इज नॉट अ सीरियस मैन। वो कभी गुजराती बन जाएगा, वो कभी मदारी बन जाएगा, वो कभी मुस्लिम बन जाएगा, वो कभी हिंदू बन जाएगा, वो कभी कहेगा कि मैं अवतार लिया हूँ, वो कभी बजरंगबली को उड़ा देगा। ही इज नॉट अ सीरियस मैन, ही इज अ जोकर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज अ जोकर। उन्होंने
जनता ने खुद उनको चुनकर प्रधानमंत्री के पद पे बनाया ना। अरे जनता कहाँ चुनी? ज्ञानेश कुमार जी ने। मैंने बाइक चोर सुना था, वोट चोर सुना था। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, कभी कभी मोबाइल चोर आ जाता है, कभी कभी मान लीजिए कोई जो मेस में खाना बना रहा है वो पैसा चुरा लेता है। ये तो वोट चोरी कर रहे हैं। गौ हत्या बंद हो गई उत्तर प्रदेश में। एक चाय वाला है, एक गाय वाला है। गौ हत्या हो नहीं, गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही उत्तर प्रदेश में। उस पर योगी आदित्यनाथ कभी बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठित जिला अध्यक्ष हैं या कोई भी हैं, यही लोग गौ माता की तस्करी कराते हैं। बताइए किसी समाजवादी का नाम आया? जिसको गौ अपनी माता कहते हैं, इतने विविध लोग आई हैं कि उसी की तस्करी करवाते हैं, उसी की तस्करी कराते हैं। पूछिए। वो बता रहे हैं लड़कियों की तस्करी करते हैं आरएसएस वाले। बताओ, देख लो। आप इतने बड़े दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आरएसएस लड़कियों की तस्करी कर? अभी दिल्ली में तमाम आप पेपर पढ़िए, कितनी लड़कियों का अपहरण हो रहा है, उनका पता नहीं लग रहा है कि वो क्या कर रही है। वो आरएसएस करवा रही है। नहीं, मैंने आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन शासन प्रशासन में कौन है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर किसी का अपहरण हो रहा है तो पुलिस प्रशासन या शासन में जो बैठा, राजा जो बैठा, उसी की तो जिम्मेदारी है कि जनता कहाँ जाएगी? जनता ढूंढने जाएगी? हैं? अभी 800-900 लोग दिल्ली में गायब हो गए। दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, राज्य की भी सरकार है। ये जवाबदेही नहीं। पूरे देश में एनसीआरबी का डाटा है, लाखों लोग हर साल अपहरण हो रहे हैं, और जिसमें लड़कियां और बच्चे ज्यादा हैं। एप्स्टीन फाइल में सब निकल के आ रहा है कि ये लोग सरकार में जो भी लोग बैठे हैं सबसे बड़े लड़कियों और बच्चों के सप्लायर बन गए। समझ रहे हैं कि नहीं? अब कल हम लोग जनता के मुद्दे नदारत करके सिर्फ धर्म का धंधा और जाति को लड़ाने का धंधा किया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल, जनता को बांटिए और राज करिए। जनता जाए भाड़ में, इनका काम बनता सत्ता और कुर्सी बची रहे। जनता इनको भेज देगी दादा गुजरात, और एक लोगों को मत भेज देगी। आप परेशान मत होइए। सुनिए, अब कल लखनऊ विश्वविद्यालय में मोहन भागवत जी आए थे। जितने भी विरोधी पार्टी के छात्र नेता हैं जिनकी विचारधारा अलग है भारतीय जनता पार्टी से और संघियों से, उनको उठा के पहले गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो गो बैक के नारे लगा रहे थे, भागवत गो बैक। तो भागवत जी का क्या काम है विश्वविद्यालय में? वो क्यों आए थे? उनका क्या काम है विश्वविद्यालय में? अगर एनएसयूआई के लोग समर्थन कर रहे थे ना, एनएसवाई के लोग ने भी विरोध जताया, समाजवादी छात्र सभा के भी लोगों ने विरोध जताया, और आयशा के भी लोगों ने। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ साथियों को सुबह 6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद रात में 9 बजे हम लोगों को छोड़ा गया। जो लोग उनको काला झंडा दिखाए जहाँ पे। किस प्रकार का गुस्सा भागवत से? काहे नहीं गुस्सा रहेगा? ये नफरती लोग हैं, और ये कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है जो वहाँ छात्रों से संवाद करने नहीं आए। दलाल हैं, इनका कोई स्तर नहीं है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दलाल हैं आरएसएस वाले। ये पैसा लेके प्रोफेसर बनवाते हैं, दलाली का अड्डा खोले हैं। ठीक है। मेरा नाम शुभम खरवार है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो स्थिति बनी हुई है देश भर में, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है, अगर आप, ये एक रूल है कि अगर 5 साल से ज़्यादा अगर आप संघ में कार्यकर्ता रहे हैं, संघ में समय दिए, तो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। और दूसरी बात, हमारे भाई ने अभी जो बताया कल की जो घटना हुई, पहली बात तो ये है कि जो मोहन भागवत जी हैं उसका शैक्षणिक संस्थानों से कोई लेना देना नहीं है। देश भर में जितनी पेपर लीक होते हैं, चाहे नीट हो चाहे यार हो, कभी आपने एक ट्वीट किया, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं की। तो आप जब शैक्षणिक स्तर से लेना देना नहीं है, छात्रों के हितों की जब बात नहीं करेंगे तो आपके विश्वविद्यालय यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं ना, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा विरोध स्वर्ण कर रहे हैं उनका, आप समझिए कि जो व्यक्ति जिसका जितना ज़्यादा समर्थन कर रहा था, जो उस संघ में जुड़ा हुआ था, कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, कई कार्यकर्ताओं ने संगठन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूजीसी का समर्थन कर दिया। क्या इसी देश में जिस देश में अगर आप सिर्फ जाति के नाम पे इस तरीके का भेदभाव करेंगे तो सबसे पहली बात है कि आप अंदर ही टूट जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अंदर से टूट गई है। और ये मुद्दा नहीं, जो आप मुद्दा अभी लेके आए हैं कि ये ब्रजेश पाठक जी आके महंतों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज ब्राह्मण और राजपूत की लड़ाई देखिए, यहाँ ये देश की जनता सबसे एक मिनट देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण और राजपूत में लड़ाई हो रही है। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है वो सब बेरोजगार है। आप सोचिए जो व्यक्ति, किसके पास नौकरी है? आप यहाँ राजपूत और ब्राह्मण के नाम पे लड़ाई लड़वाएंगे और देश बेरोजगारी में, उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में लगातार सबसे नंबर 1 है। तो वो हमें देखना है कि ब्राह्मण और राजपूत में लड़ाई हो रही है, वो पहले देखना है। तो सबसे पहली बात तो जो देश में बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, लगातार ऐसी जो समस्याएं हो रही हैं उस पर बात की जाए, ना कि ब्राह्मण और राजपूत पे बात की जाए यहाँ पे।
अब मुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ, कहा जा रहा है बदसलूकी के उनके साथ, उनकी पालकी को स्नान करने से रोका किया, उनकी पालकी नहीं जाने दी। लेकिन सवाल यह है कि 27 में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के अंदर अंतरकला देखने को मिली। पहले दिल्ली में, अब लखनऊ तक वो हवा आ चुकी है। तो 27 के चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस मामले को लेकर। नहीं, आप लगातार जनता के बीच में हैं और लगातार आप सवाल कर रही हैं, बात कर रही हैं लोगों से, आपको क्या लग रहा है? और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बतौर एक छात्र, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से 27 में सफाया होने जा रहा है। किसी क्यों लगता है आपको? सुनिए तो मेरी बात, किसी एक भी मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी उसने उसके विपरीत किया है। जो धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं दिन रात, जो लोगों को धार्मिक बनाते घूम रहे हैं, लोगों को हिंदू बनाते घूम रहे हैं, क्या किया प्रयागराज में? क्या किया बताइए? हमारे पूज्य शंकरा जी महाराज के साथ क्या किया? शंकराचार्य जी महाराज के साथ किस तरीके से, जो उनके साथ जो हमारे संत थे, किस तरीके से उनकी चुटिया पकड़ पकड़ कर जमीन पर घसीटा गया। इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो संत अपने आप को कहते हैं, मैं तो संत नहीं मानता उनको, क्योंकि संत जो होता है वो सत्ता का लोभी नहीं होता, और योगी आदित्यनाथ सत्ता के लोभी हैं। वो सरकार में बैठे और वो बताइए किस तरीके से अपनी पुलिस के बट से, जूतों से, लात से, डंडों से पिटवाया, धार्मिक लोगों को पिटवाया। ऐसे लोगों को आप हिंदू मानेंगी? और जो मोहन भागवत की बात हो रही है, मोहन भागवत अगर वाकई में सच्चे हिंदू हैं, सनातन को मानते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त करवा देते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, और अगर वो चाहें तो 2 मिनट के अंदर सरकार बर्खास्त हो जाएगी, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे योगी जी, क्योंकि योगी जी तो धार्मिक नहीं है। योगी जी अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है 27 में चुनाव होने वाले हैं, ये जो जाति समीकरण देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये किसके लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं फ्यूज बल्ब की तरह हैं सारे। जैसे फ्यूज बल्ब हो जाता है ना, फ्यूज बल्ब की तरह हैं, आपको मैं बताना। और 27 में भाजपा के लोग का पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। सच बता रहा हूँ, आने वाला 27 में समाजवादी पार्टी का होगा और बीजेपी को कहीं पता नहीं चलेगा कहाँ ये चले। जिस तरह आए थे 14 साल के बाद, ऐसे ही चले जाएंगे 28 साल के बाद, कभी दोबारा लौटेंगे नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है अब मुक्तेश्वरानंद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासत जो है उफान पर देखने को मिल रही है। 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन विपक्ष जो है इसको ब्राह्मणों की अस्मिता पर लेकर योगी आदित्यनाथ पर प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है। और 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और डिप्टी सीएम जिस तरह के बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इससे बीजेपी के अंदर जो है अंतरकला की पूरी बू आती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की अंतरकला 27 के चुनाव में किस तरह से साबित होती है। बीजेपी के लिए अंतरकला फायदेमंद साबित होती है या फिर हानिकारक। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।